हाय गाइस। सो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे, उस फोर्स के बारे में डिस्कशन किए थे, उस फोर्स का नेचर के बारे में पढ़े थे और काफी सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम सीखे थे, है ना। आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, कम्प्लीटली क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में कराऊंगा द एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बेसिकली कि हाउ वी कैन रिलेट कूलम्ब्स लॉ टू डिफरेंट चैप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। पहले तो कुछ बेसिक बातें करता हूँ, जैसे कि थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर नजर डालता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है ना, ऐसे चार्ज एलिमेंट है, जैसे कि मैं 3 एग्जांपल लिया हूँ तो तीनों में सॉल्व करा दूंगा आपके सामने फिलहाल। तो मान लीजिए कि मैं ऐसे कोई चार्ज लिया कि यहाँ पे एक चार्ज है Q और एक चार्ज है 9Q, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ D। यहाँ पे वैसे ही कुछ चार्ज है Q -9Q, उनके बीच में D, यहाँ पे -Q 4Q, ऐसे कुछ भी दो चार्जेस रखे हुए हैं बेसिकली एट सम सेपरेशन, है ना। सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ ना, ये सारे चार्जेस फिक्स्ड है, मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ये सारे चार्जेस जो है वो फिक्स्ड है ना। मतलब कि ये चार्ज को मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे आर फिक्स्ड, उनको वहां पे फिक्स करके रखा गया है उन लोगों को। अब सोचो क्या हुआ ना, मैं क्या कर रहा हूं ना, एक थर्ड चार्ज, कोई भी एक थर्ड चार्ज ला रहा हूं, तीसरा चार्ज एक, और उसको क्या करूंगा ना, रखूंगा कहां पे रखूंगा, ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। दोनों ये जो दो चार्ज को जॉइन करने वाला लाइन है, इस लाइन के ऊपर कहां पे ऐसे रखूंगा उस चार्ज को कि वो चार्ज कैसा रहे, इक्विलिब्रियम में। क्लियर है मेरी बात। इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब क्या है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात। तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, हम कोई ऐसे जगह पे रखेंगे तो। अब कहां पे रखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, वो मैं क्वेश्चन में जरिए समझाता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आ जाएंगे, मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये Q है, ये 9Q है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। अब चार्ज को रखना है तो कोई जो जनरल हमारा अजम्पशन लगाते हैं, कोई भी ये Q और ये 9Q, मतलब ऐसे रखा हुआ है Q और 9Q। मैं देख लेता हूं, मान लो कि कोई बोला है कि सर मैं जो थर्ड चार्ज को लाऊंगा वो इन दोनों के बीच में रखता हूं, यहाँ पे इसको क्या मान लो, थर्ड चार्ज कुछ भी प्लस Q दिया हुआ है, कुछ भी गिवन नहीं है, मैं कुछ भी मान लेता हूं, ठीक है। Q प्लस Q मान लिया, प्लस Q मान लिया, तो ये प्लस चाहिए तो ये इसके ऊपर फोर्स इतना लगाएगा, कैपिटल Q। ये 9Q है, ये भी प्लस है तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू 9Q। ये जो दोनों फोर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने के चांसेस है, क्योंकि एक उधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो दोनों हो सकते हैं इक्वल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये पॉसिबल केस है, दिस इज ए पॉसिबल केस। अच्छा, अगर पॉसिबल है तो क्या करेंगे ना, हम लिख देंगे F ड्यू टू Q इक्वल टू F ड्यू टू 4Q। F ड्यू टू Q 4Q देख लेते हैं। मान लो कि ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, तो जो बाकी का डिस्टेंस बचा ये d माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल q चार्ज है, ये चार्ज यहां से कितना दूरी पर है, x, और यहां से कितना दूरी पर है, d माइनस एक्स। तो जब मैं q के साथ फोर्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा, a कैपिटल Q स्मॉल q प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय डिस्टेंस, q और q के बीच में डिस्टेंस कितना है, x, तो इधर लिखूंगा x²। सिमिलरली इधर सॉल्व करूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, 4Q के साथ है तो k 4Q इनटू स्मॉल q, और उनके बीच में, सॉरी 4Q नहीं, ये 9Q लिया हूं मैं, 9Q बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, k क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर 9 बाय d, तो k क्यू क्यू कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 9x²। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इधर d माइनस एक्स 3x, तो d इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू d/4। तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। मतलब कि कैपिटल Q से कितना d/4 पे अगर मैं चार्ज को रखता हूं तो वो चार्ज कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा।
ये हमारा करने का मेथड समझ में आ गया। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स में लास्ट में बताऊंगा। अभी यही मेथड से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हूं मैं, वही क्यू था, क्यू रखा, यहाँ पे +9 क्यू था, तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, -9 क्यू। बाकी ये दोनों चार्जेस भी फिक्स्ड है। और इसके लिए भी क्वेश्चन यही है कि वेयर शुड वी प्लेस द थर्ड चार्ज सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, कहाँ पे रखना है। तो बोला कि ठीक है सर, आप पिछले केस में किए थे जैसे वैसे ही कर देते हैं। बच्चा बोला, मैं बोला ये ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख के करते हैं। यहाँ पे रखेंगे, कुछ भी चार्ज रख दिया, +q मान लो। अब फोर्स देखा मैंने, जिसे मैंने फोर्स देखा, मैंने सोचा कि फोर्स लिख के देखता हूं। ये q प्लस ये भी प्लस, क्या करेगा, रिपेल। तो फोर्स ड्यू टू q इधर है, ये माइनस और ये प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसके वजह से भी फोर्स ड्यू टू 9q इधर आया -9। तो मैंने देखा ये तो टेंशन हो गया यार, है कि नहीं। इधर जो दो फोर्स आए थे वो तो ऑपोजिट में आए थे, इसलिए मैं खुश होकर सॉल्व कर दिया। और इधर जो दो फोर्स आए वो ऑपोजिट में नहीं है। मतलब दिक्कत वाली बात है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो नहीं सकता। हालांकि इसके बीच में मैं कहीं पे भी पॉइंट चूज करूं तो यही कंडीशन हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो उन दोनों चार्जेस के बीच में आने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें तो ऑन द लाइन ही रखना है। तो एक काम करें, उसी लाइन में चार्ज के बाहर मूव करना शुरू किए। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना, q -9q। इसमें हम चार्ज को आके यहाँ पे रखते हैं +q को, और एक में यहाँ पे रखते हैं हम लोग दो केस, है ना। समझ गए केस आप, क्या क्या मैं बता रहा हूँ। तो दो केस पॉसिबल है, मैंने बेसिकली बोल रहा था कि दो केस पॉसिबल है। मतलब या तो मैं उस q को बाहर रखना है ना, इस चार्ज के इस साइड रखूं, या तो उस चार्ज के उस साइड रखूं, ठीक है। अब मैं फोर्स ड्रॉ करके देखता हूँ, आपको मैं बताता हूँ फोर्स ड्रॉ करके। सोचिए फोर्स, इसके ऊपर जो दो फोर्स लगेंगे वो किधर लगेंगे, ये 9q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, और ये +q इसको क्या करेगा, रिपेल। दिस इज F ड्यू टू q, दिस इज F ड्यू टू 9q। तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों देखो ये ऑपोजिट हो रहे हैं दोनों। यहाँ पे देखा मैंने लाके, यहाँ पे जब देखा तो यहाँ पे -9q की वजह से इधर आएगा, और इस q की वजह से इधर आएगा। दिस इज F ड्यू टू q, दिस इज F ड्यू टू 9q। यहाँ पे भी सही हो रहा है, यहाँ पे भी सही हो रहा है। तो बच्चा बोला कि सर शायद दो पोजीशन ऐसे पॉसिबल हो गई। नहीं, रियलिटी में दो पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉसिबल है। लेकिन कौन सा आंसर होगा तुम्हें सोचना पड़ेगा, है ना। कौन सा आंसर होगा थोड़ा सोचते हैं। इससे सोचो कि हमारा जो फोर्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ऊपर आता है चार्ज और नीचे आता है डिस्टेंस, है ना। सोचो कि अगर दो क्वांटिटी इक्वल होना है, ये भी 9q, इस सेकंड में बता देता हूं, ये 9q है और ये q है ना। इस 9q और ये q, ये दोनों इक्वल कब होगा, ये बड़ा है तो इसको मुझे बड़ा डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये छोटा है तो इसको मुझे छोटे डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो जाके दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्योंकि ये छोटा है, इसको अगर बड़े से डिवाइड कर दूंगा तो कैसे होगा यार। तो छोटे को छोटे से डिवाइड करेंगे, बड़े को बड़े से डिवाइड करेंगे, तभी जाके वो दोनों इक्वल होंगे, है कि नहीं। यहां से देखो ये चार्ज छोटा है, इससे डिस्टेंस भी छोटा है। यहाँ पे चार्ज बड़ा है और उससे डिस्टेंस छोटा है, ठीक है। जैसे मैं और भी ज्यादा अच्छा समझो, यहाँ पे ऊपर क्या 9q आएगा, नीचे में छोटा डिस्टेंस, मतलब ये क्वांटिटी बहुत बड़ा आ जाएगा और ये क्वांटिटी बहुत छोटा आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। The only equilibrium constant that is valid is outside the charges near to the smaller charge। छोटे चार्ज के पास में हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। आपको अगर ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा तो सवाल देख के डायरेक्टली आइडिया लगा दोगे कि हम ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ ढूंढना है। ऐसा नहीं कि ये तुम्हें आपको मतलब हर बार क्वेश्चन में करना है, नहीं, ये पूरी बेसिक क्वेश्चंस में सिखा रहा हूँ और इसी क्वेश्चंस पे बेस करके याद हमें करना है कि सेम चार्जेस होंगे तो उनके बीच में आएगा,
ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो बाहर में आएगा, और कौन से चार्ज के पास, छोटे वाले चार्ज के पास आएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया मेरी बात। चलिए ये भी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको x लेके इसको dx लेके मैं लिख सकता हूँ, आप बताएगा तो दिखा देता हूँ। दिस इज x एंड दिस इज d, तो f ड्यू टू q इक्वल टू f ड्यू टू 9q, f ड्यू टू q कितना, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई x स्क्वायर, क्योंकि q से दूरी कितनी है x, इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q बाई 9q है, यहाँ पे 9q लिख देता हूँ, k 9q स्मॉल q बाई d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू जो भी आएगी वही आंसर है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग, x का वैल्यू निकालो आएगा तो। लेकिन जब भी हमें याद ये रखना है कि सेम चार्ज अगर होगा तो उनके बीच में कहीं पे आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ऑपोजिट चार्जेस होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा, चार्जेस के बाहर। कौन से वाले चार्ज के पास, छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज के पास। यहाँ पे और एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं आपको, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, फटाक से पता चल जाएगा कैसे किया है ना। जैसे सिंपल दिया है, -q दिया है, 4q दिया है, चार्जेस सेम नेचर में है कि ऑपोजिट के नेचर के हैं, बताइए। सेम है कि ऑपोजिट, ऑपोजिट है। मैंने बताया था अभी, ऑपोजिट अगर हुआ तो कहाँ आएगा, चार्जेस के बाहर। तो इस चार्ज के बाहर आ सकता है, इस चार्ज के बाहर आ सकता है, लेकिन कौन से चार्ज के पास में आएगा, छोटे वाले चार्ज के पास। तो छोटे वाला चार्ज यहाँ पे कौन है, क्यू, तो इसके पास में आएगा। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ सॉरी साइन से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये छोटा है तो इसके पास में आएगा, है ना। इसके पास में आएगा तो काम करते हैं, हम कर देते हैं यहाँ पे प्लस क्यू, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x, और ये डिस्टेंस तो दिया हुआ है d। अब क्या करते हैं, फोर्सेस लिखते हैं। तो जो ये -q इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, इधर लगाएगा, दिस इज F ड्यू टू Q, और ये 4q इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, रिपल्सन, तो इधर लगाएगा प्लस ड्यू टू 4q, तो F ड्यू टू Q क्या होना चाहिए, F ड्यू टू 4q। तो भैया के ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम रहेगा F ड्यू टू Q, Q से कितनी दूरी है, देखो x दूरी है, तो क्या लिखूंगा, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई x स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, 4q है, तो k 4q स्मॉल q बाई d प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, k q कैंसल, तो इधर आ गया d प्लस x, इधर आ गया 2x, तो d इक्वल टू क्या आ गया, x, ये आंसर। तो अगर छोटे चार्ज से d दूरी पर हम चार्ज को रखेंगे तो हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम में चार्ज, थर्ड चार्ज आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। इस तरह हमें याद भी कुछ रखना है और बेसिक जिन चीज भी कुछ सीख लेना है। पहला बात जो क्या याद रखना है, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ आपको, तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें याद रखें। पहली बात, ये चार्जेस आर ऑफ द सेम नेचर, मतलब अगर दोनों चार्ज का साइन सेम है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, जो फिक्स चार्जेस दिए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। अगर सेम नेचर के हैं तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे कोई भी थर्ड चार्ज के लिए, वो हमेशा कहाँ पे आएगा, इट विल कम बिटवीन द चार्जेस एंड नियरेस्ट टू द स्मॉलर चार्ज, हमेशा छोटे चार्ज के पास हमेशा आएगा, मतलब छोटे चार्ज के पास ही आएगा, ठीक है। दोनों के बीच में लेकिन आएगा दो चार्ज के। लेकिन अगर चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, अगर चार्जेस मेरे ऑपोजिट नेचर के हुए, देन द इक्विलिब्रियम विल बी ऑब्टेन आउटसाइड द चार्जेस नियर टू द स्मॉलर चार्ज। फिर से वही बात कि अगर ऑपोजिट चार्ज के हुए तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ऑपोजिट नेचर वाले चार्जेस के बीच में, वो बीच में नहीं आएगा, वो बाहर में आएगा, और कौन से चार्ज के पास में आएगा, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। और एक इंपोर्टेंट चीज जो इस तीनों क्वेश्चन में मान में आ गया है कि सोचिए कि यहाँ पे तो चार्ज के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया था क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट का चार्ज है। मैं चार्ज यहाँ पे +q मान लिया, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q, मैं कुछ भी मान लेता तो वो तो कैंसिल ही होना था मेरे इक्वेशन में, है कि नहीं। तो यहाँ से एक इंपोर्टेंट चीज हमारा नजर में आता है कि ये थर्ड चार्ज हम प्लस रख दे, माइनस रख दे, 5 कूलम रख दे, 10 कूलम रख दे, कुछ भी रख दे थर्ड चार्ज को,
ये जो डिस्टेंस आएंगे इनका वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे कैंसिल हमेशा होगा। तो अगर हमेशा कैंसिल होगा इसका मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए लास्ट में लिखा द डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड चार्ज प्लेस। समझ में आ गया सबको? तो ये यहां तक की बात है। तो 3 पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा, ये तीनों पॉइंट। तो अभी ये हो गया हमारा यहां तक। इस पॉइंट के साथ हम इस टाइप के प्रॉब्लम को यहीं पे रखते हैं। अभी जो है मैं इसका एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हम तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो इसके बाद मैं उस टाइप का प्रॉब्लम अभी करवाऊंगा जिसमें हम तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो हियर इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि इसी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से सुनिए। कंडीशन वही है कि दो चार्ज है Q और 4Q और उनके बीच में सेपरेशन है D। कुछ भी मेंशन नहीं करना है तो हम लोग हमेशा इसको वैक्यूम मान के चलते हैं। जब भी कुछ मेंशन नहीं किया हो तो हम वैक्यूम मान लेते हैं। तो अभी के लिए दिया हुआ है ऐसे कि दो चार्ज सेपरेशन दी है, ठीक। पिछले केस में जो इससे पहले जो मैं क्वेश्चन कराया था अभी, उसमें क्या किया था ना, ये दोनों चार्ज को फिक्स्ड लिखा था मैंने। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा वापस। दोनों चार्ज को फिक्स लिखा, मतलब कोई टेंशन नहीं था उनको ऐसे फिक्स कर दिया है ना, तो उनके बारे में हम सोच नहीं रहे। अब ये दोनों फिक्स नहीं है, ये दोनों फ्री है ना, ये भी फ्री और ये भी फ्री। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ ए थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो उस केस में से यहाँ पे दो चीज, वहां पे चार्ज कुछ भी चार्ज का इंडिपेंडेंट आ रहा था आंसर, बट यहाँ पे चार्ज का इंडिपेंडेंट नहीं बोला रहा है। इसमें चार्ज का वैल्यू को पूछ रहा है कि नेचर मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए चार्ज, और पोजीशन मतलब कहां पे रखना चाहिए, सो दैट ऑल द थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। एक चार्ज की बात नहीं, यहाँ पे तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आएंगे। वहां पे सिर्फ थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम बोला जाता था क्योंकि बाकी के दो चार्ज को तो हम फिक्स कर दिए। यहाँ पे लेकिन हम किसी को फिक्स नहीं किया है, और इक्विलिब्रियम किससे बात हो रही है, तीनों ही चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, सोचिए कि पहले तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये Q और ये 9 और इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है D। अब अगर सोचिए कि मैं थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करूं, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, तो ये तो बिटवीन दी चार्जेस आए, बिटवीन दी चार्जेस आए कि नहीं, हमेशा बिटवीन दी चार्जेस आएगा। हम पढ़े थे अभी यार थोड़ी देर पहले कि अगर सेम नेचर के हो तो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो हमेशा कहां पे आएगा, बिटवीन दी चार्जेस। तो मान लो कि यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को कितना मान लिया मैंने, x। अब यहां पे जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस Q हो सकता है, या तो ऐसे माइनस Q हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी, नेचर चेक करेगा ना कि नेचर क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। तो कि बीच में रखना है, जो भी करो। अब प्लस रख के देखते हैं, माइनस रख के देखते हैं। जब मैं प्लस लिखा तो सोचो इस Q के ऊपर जो चार्ज लगा, फोर्स लगा, क्या क्या लगा, ये Q क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस। तो ये इसको क्या किया, रिपेल किया, दिस इज फोर्स ड्यू टू स्मॉल q। अब 9q यहां पे था, ये 9q भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू 9q। अब दोनों जो फोर्स आए ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में आ गए, मतलब ये दोनों ऐड होकर कभी भी जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब इस कंडीशन में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहता है खुशी खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इसको इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाता है क्योंकि यहाँ पे रखने पर, प्लस चार्ज रखने पर ये वाला चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, एक ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो गया हमारा। तो तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है क्वेश्चन में, है ना। अब नेगेटिव का करके देखते हैं। नेगेटिव में सोचिए यहाँ पे है प्लस Q, ये माइनस Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दिस इज F ड्यू टू Q, और ये 9Q यहाँ पे जो होगा, ये 9Q इसको क्या करेगा, रिपेल। मतलब इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू 9Q। अब ये जो दोनों है ये दोनों अपोजिट में है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में होने की चांसेस है।
शायद ना हो। तो सोचिए माइनस क्यू, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दिस इज 4 ड्यू टू स्मॉल क्यू। ये कैपिटल क्यू है, प्लस ये भी प्लस, इसको क्या करेगा, रिपल, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू। क्लियर है। तो अगर ये दोनों इक्वल फिर से ऑपोजिट में आ गए तो ये भी होने के चांसेस है पॉसिबल। तो इसीलिए सबसे पहला बात जो हम डिसाइड किए वो क्या डिसाइड किए, डिसाइड ये किए कि ये क्या होना चाहिए, नेचर शुड बी नेगेटिव। तो पहला चीज हमें पता चला, नेचर शुड बी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेचर का चार्ज है हो गया, और चार्ज को यहां पे रखेंगे दोनों के बीच में, इतना भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है सोचिए, हमें और दो चीजें चाहिए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसका पोजीशन, मतलब कहां पर रखना, मतलब एक्स का वैल्यू है ना। सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले लिखो इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू जो है उसका इक्विलिब्रियम लिखते हैं, है ना, याद रखो नेगेटिव चार्ज। तो स्मॉल क्यू के ऊपर दो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स ड्यू टू क्यू लग रहा होगा, एक फोर्स ड्यू टू 9 क्यू लग रहा होगा। दो फोर्स लग रहे होंगे, दो चार्ज है तो, और इक्वल ऑपोजिट होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है फिगर, आप ऐसा अंदाजा लगा लोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। जब मैं बता दूंगा और एक एग्जांपल करके, एफ ड्यू टू क्यू कितना लिखूंगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस एक्स इक्वल टू के 9 क्यू स्मॉल क्यू b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो एक्स का वैल्यू आएगा d/4, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया कि d/4 आया। अब दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और एक ही प्रॉब्लम बचा, क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा हम लोग को, मतलब उस चार्ज का वैल्यू कितना था। उसके लिए सोचो हमारे पास इक्विलिब्रियम में तीन बॉडी है, एक ये और एक, मतलब कि तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हम तो अभी तक एक ही का इक्वेशन लिखे हैं, है कि नहीं। तो दूसरे का इक्वेशन लिखते हैं, किसका भी लिखो, क्यू का लिखो, क्यू का लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम। क्यू का इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट करके लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू। तो सोच क्यू के ऊपर भी कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, एक 9 क्यू से और एक स्मॉल क्यू से। स्मॉल क्यू से जो लग रहा है वो कितना दूरी पर है, x। 9 क्यू से जो लग रहा है वो कितना दूरी पर है, d, और x का वैल्यू यहाँ हमें पता है d/4। तो मैं कितने लिखूंगा, f ड्यू टू स्मॉल क्यू इक्वल टू f ड्यू टू 9 क्यू। दो फोर्स लग रहा है क्यू के ऊपर, 9 क्यू वाला स्मॉल क्यू वाला, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करो, इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इक्वेशन लिख लेता हूं कैसे कैसे, इसका एवरेज इसका सोचो, f ड्यू टू q कैसे लिखूंगा, यहां पे k स्मॉल q है तो कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k 9q कैपिटल Q बाई d स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। तो k कैंसिल, q कैंसिल, इधर q बच जाएगा, इधर x के बदले d/4 डालोगे तो d स्क्वायर। तो इधर एक काम करता हूँ, ये इधर आ जाएगा 16q और इधर आ जाएगा 9 कैपिटल Q। तो जो q का वैल्यू आया वो आया 9 कैपिटल Q बाई 16। ये है आंसर। सवाल को अच्छे से ध्यान से समझिए, क्या क्या पूछा था, हम कैसे कैसे फाइंड आउट किए और उसके लिए हम क्या क्या इक्वेशंस लगाए और कैसे कैसे सॉल्व किए, उसको ध्यान दें। मैं और एक बार समरी बता देता हूँ, मैं कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। अगर कुछ भी पूछ ले तो करना यही रहेगा आपको, हालांकि इस पे इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकता है। चार्जेस चेंज करना है, बस इस क्यू का वैल्यू चेंज कर दो, इस क्यू का वैल्यू चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज अगर अपोजिट हो गया तो बाहर लेना है। इतने ही कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान देना है। मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा यहाँ पे, बट डेफिनेटली आपको मिल जाएगा बहुत सारे जगह। दोनों चार्ज का वैल्यू अलग अलग डाल दियो और इस चार्ज का और इस चार्ज का साइन अलग अलग कर देंगे, मतलब कि क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, कोई उसमें कमी नहीं है। बट करना क्या है, सबसे पहले क्या चेक करना है, नेचर। नेचर चेक करने के लिए क्या काम करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेम साइन है तो बीच में रखना है, ऑपोजिट साइन है तो छोटे चार्ज की साइड में रखना है। उसको रख के फिर हम इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए, जिसके लिए वैलिड हो गया वही चार्ज लेना है हम लोगों को। तो नेचर पता चल जाएगा हम लोगों को कि नेचर क्या था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। लेकिन यही मेथड है और कोई दूसरा मेथड फॉलो मत करिएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट और आराम से ऐसे फटाक से सॉल्व होने वाला मेथड है। उसके
उसके बाद क्या करो ना, दो चार्ज को चूज करो। एक तो थर्ड वाला जिसको हम रख रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम लिख दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू को यूज करके कोई भी दोनों में से चार्ज का इक्विलिब्रियम लिख दो तो आपको q का भी वैल्यू मिल जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड and the nature and the position where a third charge should be placed so that the total system will be in equilibrium। मतलब तीनों ही चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इसका करेंगे एसएचएम से रिलेटेड। तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एसएचएम से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब पहले तो थोड़ा एसएचएम के बारे में जानना पड़ेगा, एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन में एसएचएम के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दूंगा जितना जरूरत है। हालांकि एसएचएम पूरा आपको क्लियर होनी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस रेफर कर सकते हैं। मैं एसएचएम का वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है ना। तो कैसे मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ना इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं ना, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं एक्चुअली। क्या क्या इक्विलिब्रियम में समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि ऐसा कोई अगर मैं बोलूं कि पाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल रखा है, यहाँ पे एक बॉल रखा है, यहाँ पे एक बॉल रखा है, तो 3 जगह पे 3 बॉल रखा हूं। ये बॉल भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में है, तीनों ही इक्विलिब्रियम में है। लेकिन सोचिए इसका इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड, तो ये ऐसे आएगा कि भाग जाएगा, ऐसे वापस चला जाएगा, नहीं नीचे भाग जाएगा। डू नॉट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, ऐसे वालों को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वर्क और एनर्जी में काफी अच्छे से समझाया गया होगा, इसके एक्सप्रेशंस भी होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ के हिसाब से। लेकिन मैं आपको थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझाता हूँ जो हमें यूज करना है। अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो और वो भाग गया तो वो कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो थोड़ा इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये बिल्कुल वापस आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको कुछ भी शिफ्ट करो कहीं पे, इधर शिफ्ट करोगे ये इधर आके फिर रेस्ट में आ जाएगा। मतलब ये हमेशा इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इसीलिए ये न्यूट्रल है, इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, संन्यास ले चुका है। मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। 3 तरह के बेसिकली इक्विलिब्रियम होते हैं जो कि एक्चुअली अनस्टेबल, मतलब काफी अनस्टेबल है, थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करो वो टूट जाएंगे। और एक होता है स्टेबल, उनको किधर भी डिस्प्लेस कर दो वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। और इन तीनों में से अगर मैं पूछूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे कंटिन्यूअसली किस में पॉसिबल है, आप खुद बता सकते हैं कि स्टेबल में पॉसिबल है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर होता है ना, देन ओनली देयर इज ए चांस कि वो एसएचएम करेगा। अगर इक्विलिब्रियम में स्टेबल नहीं होगा तो देयर इज नो चांस कि वो एसएचएम करे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूँ। आपको एक कंडीशन देगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है, एसएचएम है कि नहीं, अगर एसएचएम है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। समझ में आ गया? मैं अभी इस क्वेश्चन के ऊपर एक एग्जांपल आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमें आइडेंटिफाई करना है स्टेबल की अनस्टेबल। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पे चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके बीच में दोनों चार्ज सेम है तो एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे चार्ज है स्मॉल क्यू, ये प्लस। ठीक, अब सोचिए कि ये तो इक्विलिब्रियम में है, दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि इसको रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, है ना। ये सब फिक्स चार्जेस होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब पूछा कि सोचिए कि मैं इस चार्ज को इसके इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करना चाहता हूं, मतलब कि मुझे चेक करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वही चेक करना है, मतलब कि स्टेबल कि अनस्टेबल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये काम किए, उसको 2 तरीके से डिस्टर्ब किया। पहले डिस्टर्ब किए अलोंग द लाइन,
लाइन डिस्टर्ब की, मतलब कि सोचिए क्यू, ये था कैपिटल क्यू, ये था स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू। इसको मैं थोड़ा सा एलोंग द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर इस साइड डिस्प्लेस कर दिया एक्स। ठीक, अब सोचिए जब यहाँ पे पहुंच गया इस वाले पॉइंट पे, इसके ऊपर फोर्स देख, ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सन लगा रहा है इधर, एफ मान लो, ये लगा रहा है इधर एफ डैश मान लो। एफ क्या मान लो ना, एफ इज फोर्स ड्यू टू लेफ्ट वाला क्यू एंड एफ डैश इज फोर्स ड्यू टू राइट वाला क्यू। ऐसे दिया है कि ये दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, हम डिटरमाइन किए। अच्छा तुम खुद बताओ देख के कि F जो है वो इसके वजह से है और F डैश इसके वजह से है, मतलब F डैश और F डैश जो है इसके वजह से, और ये डिस्टेंस कम है, मतलब इसके वजह से फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो आप खुद बता सकते हो कि F डैश इज ग्रेटर देन F डैश इज ग्रेटर देन F। क्यों समझ में आया? बिकॉज F डैश इस चार्ज की वजह से है और इस चार्ज से मेरा डिस्टेंस कम है तो मेरा फोर्स ज्यादा होगा, तो F डैश ज्यादा हुआ। तो F डैश ज्यादा होने से क्या होगा ना, therefore the charge will return to equilibrium। समझ में आ गया? ये अपने इक्विलिब्रियम को वापस आ जाएगा। इस तरह के चार्ज को मैं क्या बोलूंगा, इसका इक्विलिब्रियम को मैं क्या बोलूंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, माना क्या करो ना, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करो और इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके चेक करो कि वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं यहाँ पे, मान लीजिए क्या मैं ऐसे कर दिया कि ये दोनों चार्ज ऐसे हैं Q, ये भी Q, इसको क्या किया ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं, है ना। मतलब यहाँ पे चार्ज रखा था Q, इसको थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया X, यहाँ पे आ गया मान लो Q, है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो सोचिए क्या होगा ना, इधर जैसे डिस्प्लेस हुआ ये चार्ज इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा और ये जो चार्ज है ये चार्ज भी इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो सोचिए ये जो दोनों फोर्स लगेंगे F और F, ये दोनों फोर्सेस कभी भी ये चार्ज को वापस आने देंगे क्या, नहीं, ये तो दूर भगा के ले जाएंगे उसको। तो ये अगर मैं इक्विलिब्रियम से परपेंडिकुलर डिस्टर्ब करता हूं तो क्या हो रहा है मेरा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है मेरी बात? दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस मान लो कि यहां पे मैं माइनस क्यू रखता हूं, इधर भी मैं माइनस क्यू रखता हूं, तो अभी भी दोनों सेम साइन है चार्ज, इसका माइनस है इसका भी माइनस है, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब इसको भी मैं फिर से वही करता हूँ, क्या ना, ऊपर नीचे शिफ्ट कराता हूँ। तो पहला केस इसको शिफ्ट कराऊंगा एलोंग द लाइन, अगर एलोंग द लाइन कराऊंगा तो सोचो क्या आएगा एलोंग द लाइन में ना, इधर माइनस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर कहीं शिफ्ट करा दिया डिस्टेंस x, यहाँ पे आ गया q। अब जो दो फोर्स लगेंगे, ये माइनस क्यू किधर लगाएगा, इधर f, और ये लगाएगा इधर f डैश। फिर से वही बात मैं बता देता हूँ, एक तो फोर्स ड्यू टू लेफ्ट q, f लेफ्ट, f डैश राइट, मतलब लेफ्ट q की वजह से और राइट q की वजह से। तो आप खुद देख के बताइए कि f ज्यादा होगा कि f डैश ज्यादा होगा। f डैश तो राइट की वजह से, तो f डैश ज्यादा होगा, f डैश ज्यादा होगा तो क्या होगा ना, स्मॉल q विल गो अवे। देखो ये कैसा हो गया मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि वी नीड टू आइडेंटिफाई इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज इज स्टेबल और अनस्टेबल बाय डूइंग व्हाट, बाय डिस्प्लेसिंग देम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सीइंग इफ दे आर रिटर्निंग टू देयर पोजीशन और नॉट। क्लियर? इफ दे आर रिटर्निंग, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको बहुत सारे, 1 2 3 एग्जांपल बताया, इसका मैं दूसरा वाला बता देता हूं। सपोज परपेंडिकुलर टू लाइन हुआ, सपोज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुआ, तो क्या होगा परपेंडिकुलर टू द लाइन होने से, आप देखिए खुद, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक,
स्मॉल की यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऊपर, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो ये दोनों खींच के इसको वापस ले आएंगे, तो Q रिटर्न्स, अगर Q रिटर्न्स तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है मेरी बात? वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको और ज्यादा परेशान इसमें नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं आप समझिए इस बात। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि जब भी दो चार्ज के बीच में सेम चार्ज नेचर के चार्ज होंगे, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, क्योंकि उन्हीं के लिए बीच में आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इक्विलिब्रियम हो सकता है स्टेबल हो सकता है अनस्टेबल। स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हो सकता है एक डायरेक्शन में स्टेबल हो और एक डायरेक्शन में अनस्टेबल, वो आइडेंटिफाई करना मैंने आपको सिखाया। नंबर्स भी हम बहुत सारे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इसी तरह करना जैसा मैं सिखाया हूँ एक एग्जांपल लेके। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे ना, सोचेंगे कि जिसमें स्टेबल आ रहा है क्या उसमें वो एसएचएम है, या फिर अगर एसएचएम है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। ये हमारे नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चंस होंगे, समझ में आ गया? इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें हम लोग को दो काम करने पड़ेंगे कि जिसमें स्टेबल है क्या वो एसएचएम कर रहे हैं, अगर वो एसएचएम कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर है मेरी बात? तो आप बोर्ड पे लिखा हुआ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी में, और बार बार देख के आप इसको समझ सकते हैं, एक बार लिख लीजिए अच्छे से। So guys, here is the question that is related to SHM. I would like you to give attention to this question because this is very very important. और ऐसे मिक्स वाले क्वेश्चंस पूछना मतलब वेरी कॉमन बात है, जेई में, मेंस में हो, एडवांस में हो, मिक्स वाले, so they look for mixture of questions. So this is a very good question that I am going to explain, है ना? क्या क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। कैसे दिया हुआ है कि दो चार्ज है प्लस क्यू, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2d है और उनके बीच में चार्ज रखा गया स्मॉल q, तो ये ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में रहा होगा। फिर क्या किया गया ना, ये q को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along the line joining the charges, मतलब इसको इसी लाइन के ऊपर स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, तो क्या होगा ना, क्या ये एसएचएम करेगा, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, ऐसे लिख सकता हूं, एंड रिलीज्ड, डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया गया, है ना, है ना? तो क्या हुआ ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, तो पूछ रहा है कि क्या ये एसएचएम करेगा, अगर एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तभी तो एसएचएम करेगा। और हम पहले देख चुके ना, अगर प्लस प्लस के अंदर प्लस रखो तो अलोंग द लाइन क्या आता है, स्टेबल। अच्छा, अगर स्टेबल है तो मतलब एसएचएम के चांसेस है। अब एसएचएम है कि नहीं कैसे पता चलेगा ना, क्या करो ना, चार्ज को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। मैंने देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सेंटर में डी और डी, मैं थोड़ा सा राइट साइड डिस्प्लेस किया, कितना दूरी, x दूरी। क्लियर है मेरी बात? x के बारे में कुछ भी नहीं बोला हूं। अभी अगर मैं बोलूं कि इस वाले पोजीशन में उसके ऊपर क्या फोर्स होगा ना, ये प्लस q उसको रिपेल करेगा राइट साइड, k क्यू बाई इसका डिस्टेंस लिख के, मैं गलत लिखा हूं सॉरी, इसको ये d माइनस एक्स होना चाहिए और ये d प्लस एक्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है ना और ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये ऐसे, तो ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, इधर F1 लग रहा है और इधर F2 लग रहा है, एक इसके वजह से और ये F2 इसके वजह से, है ना, रिपल्सन है दोनों के दोनों। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स, तो क्या लिखूंगा ना, F1 माइनस F2, सिंपल सी बात है। अच्छा, F1 कितना ना, k क्यू बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस k क्यू बाई d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व करें, k क्यू बाहर आ जाएगा, नीचे इधर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? मैं ऐसे लिख दिया कि k क्यू डी प्लस एक्स डी माइनस एक्स, ऐसे सब कुछ सॉल्व करके लिख दिया। जब इसको और अच्छे से सॉल्व किया मैं, तो मेरा एफिनिट क्या आया, देखिए आप, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, फॉर्मूला 4ab, मतलब कि ऊपर k क्यू तो कॉमन, ऊपर क्या आ गया मेरा, देखिए इधर आ गया मेरा 4 इंटू डी इंटू एक्स बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर। ऐसा कुछ मुझे
का एक्सप्रेशन दिखा। जब नेट फोर्स का दिखा तो मैं परेशान हुआ कि एक बात तो सही है कि इधर एफ नेट है और इधर एक्स है, हमें एसएचएम तो वैसे ही ढूंढना है। मैं बताऊंगा कंडीशन क्या है एसएचएम का कंडीशन। तो एफ नेट ऐसे दिखा, लेकिन नीचे में एक प्रॉब्लम था कि नीचे में एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। तो हम लोग क्या किए ना, एक अजम्पशन लिए, assume x is very very less than d। d के कंपैरिजन में x का वैल्यू बहुत, मतलब ये अगर 10 है तो ये 0.000000001 ऐसे टाइप का है। तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा सोच। तो जो d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x तो वैसे भी बहुत छोटा, उससे उसका स्क्वायर मतलब और भी छोटा, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ जाएगा, d स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इस अजम्पशन के साथ काम करूं तो मेरा ऊपर वाला इक्वेशन कैसा दिखेगा ना, एफ नेट इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 4dx बाई डी टू द पावर 4। एक से कैंसिल कर दिया मैं तो क्या आ गया 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी क्यू इंटू एक्स। दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स। तो ये मेरा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आया। तो मैं इसको देख के ऐसे लिख सकता हूं कि जो नेट फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब है जो भी सीन में या फिर जो भी सिचुएशन में नेट फोर्स एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उस केस में क्या हम बोल सकते हैं कि वो एसएचएम कर रहा है? बिल्कुल बोल सकते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो एसएचएम का इक्वेशन होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मतलब क्या, फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, x। तो मेरा आ गया F इज प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब ये क्या करेगा, एसएचएम। लेकिन ऐसे नहीं है कि हमेशा हर किसी केस के लिए नहीं, दिस इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओनली। बिकॉज कि जब तक मैं ये कंडीशन अज्यूम नहीं किया था तब तक मेरा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो ही नहीं रहा था। ये मेरा तब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ जब मैंने x को क्या माना, d के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल। इसीलिए क्वेश्चन भी जेई एडवांस में पूछ चुका है एक बार ऐसे मल्टी ऑप्शन करेक्ट में कि दिस विल परफॉर्म एसएचएम फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। नो, दिस इज रॉन्ग। इट विल नॉट परफॉर्म एसएचएम फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। इट विल परफॉर्म एसएचएम फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x और वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, देन ओनली इट विल परफॉर्म एसएचएम। Now, if it is performing SHM, पता चला कैसे पता चला, बिकॉज की फोर्स नेट प्रोपोर्शनल टू x डिस्प्लेसमेंट आ गया। अच्छा, अगर ऐसा हो गया कि ये SHM करेगा तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे ना, इसको देखिए। मैं F नेट का वैल्यू ये आया, मैं F नेट को क्या लिख सकता हूँ, F नेट को लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन कितना, 4k कैपिटल Q स्मॉल q बाई dq इनटू x। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 4 कैपिटल Q स्मॉल q बाई m dq इनटू x। और हमें पता है कि एसएचएम में जो एक्सीलरेशन का इक्वेशन रहता है ये वाला टर्म क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई दिस, इसका रूट ओमेगा है ना, इसका रूट तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, m dq बाई 4k कैपिटल Q स्मॉल q। दिस इज माय आंसर। This is my answer for this question, that yes, if we are displacing it along the line joining the charges, yes it will perform SHM, but only for the small values of x or only for small displacements. And how do we know it will perform SHM? Now because when we use the assumption, we are getting the net force is directly proportional to the displacement, we satisfy the condition of SHM, इसलिए SHM करेगा। Now if it is performing SHM, then what will be the time period? ना A equal to omega square x फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो F नेट को मास इक्वल एक्सप्रेशन लिख दिया, ओमेगा का वैल्यू निकाल दिया, फिर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, सिंपल वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ये सब फॉर्मूलेज हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के हैं। आप चाहेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का वीडियोस वगैरह देख सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स कि रियल में ये ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, कहां से आ गया, कैसा हो गया, ऑल दिस थिंग्स है ना। सो ये मैं आपको समझाया कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको कहां डिस्प्लेस किए थे हम लोग ना, वी आर डिस्प्लेस्ड इट अलोंग द लाइन। ऐसा कंडीशन हो जिसमें मान लो ये परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्प्लेस करेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन हम कुछ इसी प्रकार करेंगे, उसमें भी हमें यही एजम्पशन लगाना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो मैं वो वाला भी करके बता देता हूं आपको। So guys, here I have the second
सेकेंड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पे हमें along द परपेंडिकुलर लाइन डिस्प्लेस करना है ना, क्योंकि ऐसे मेथड में हमें थोड़ा कॉस कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपको सिखाने का सोचा, तो मैं बता रहा हूँ। उस टाइम में हम देखिए पता चल रहा है ये प्लस था, ये प्लस था, ये भी प्लस था, तो वो along द लाइन स्टेबल आता है। यहाँ पे along द परपेंडिकुलर लाइन स्टेबल आता है, तो इसको क्या बोला गया ना, along द परपेंडिकुलर लाइन थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया गया ऐसे, मतलब यहाँ पे रखा था, ऊपर थोड़ा डिस्प्लेस किया, रिलीज कर दिया, तो ये स्टेबल है, तो ऐसे से हुआ। अच्छा, तो फिर से हमारा काम क्या है, हमारा काम वो ये कि दो इसके ऊपर फोर्सेस लिखे, तो सोचिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये इसको अट्रैक्ट किया एफ से, ये भी अट्रैक्ट किया एफ से। अब ये दोनों एफ जो है वो तो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैंने क्या किया ना, एफ के कंपोनेंट्स तोड़े, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो एफ का cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अब मैं देख सकता हूं कि ये जो sin थीटा है और ये वाला sin थीटा है, ये दोनों sin थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कोई कंपोनेंट आने वाला नहीं है। अब बचे कौन से ना, ये दोनों f cos थीटा, f cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट नीचे लग रहे हैं, तो मैं लिख दिया कि भाई जो भी मेरा f नेट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 2f cos थीटा, और f कितना है ना, ये डिस्टेंस r आएगा, which is ये d और ये x, ये डिस्टेंस x है, तो ये d स्क्वायर और x स्क्वायर का रूट ओवर आ गया पाइथागोरस थ्योरम से, मैं लिख दिया हूं। और जो फोर्स लग रहा है वो k3/r स्क्वायर, क्योंकि इसी लाइन के लॉ लग रहा है, तो इन दोनों के इसके लॉ डिस्टेंस कितना है r, तो मुझे स्मॉल r लिखना पड़ेगा नीचे, बाकी सब कुछ लिखता हूं, तो वैल्यू डालता हूं 2f का वैल्यू k कैपिटल q स्मॉल q बाय r का वैल्यू डाल देता हूं, तो आएगा d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इनटू cos थीटा। थोड़ा इस ट्रायंगल को अच्छे से देखिए, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये हो गया थीटा, तो cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या मुझे x बाय r लिखना पड़ेगा, और r के बदले में फिर से कितना लिखूंगा, रूट ओवर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? ऐसे हम लोग लिख दिए सब कुछ, dx के टर्म्स में सब कुछ हम लोग ऐसे लिख दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, तो अगर सॉल्व करके लिखूंगा तो एफ नेट कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से कितना, 2k कैपिटल Q स्मॉल q x बाई नीचे d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे 1 और ये पावर हाफ, तो मिलके हो गया 3/2। अब फिर से देखा कि ये एफ नेट है, ये x है, थोड़ा थोड़ा अच्छा तो दिख रहा है, पर नीचे ये x स्क्वायर का टेंशन आया, तो क्या फिर से हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे x इज वेरी लेस देन d, तो जो d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है उसका वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, d स्क्वायर, और जैसे ही d स्क्वायर आ जाएगा मेरा f नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 2k qx अपॉन dq। क्या डायरेक्टली आ गया मेरा? अब इसमें मैं डायरेक्टली देख के बोल सकता हूं कि हाँ ये f नेट ये x, तो f नेट इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ये क्या करेगा डेफिनेटली SHM। अगर SHM करेगा तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करो, एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करो, तो क्या लिखूंगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू, देख इधर f नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन डालूंगा, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आएगा 2kq स्मॉल q बाई m dq इनटू x, तो ये वाला पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो मेरा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट ओवर ऊपर m dq बाई 2k कैपिटल Q स्मॉल। सेम मेथड में सॉल्व किया, बट इसमें थोड़े कंपोनेंट्स वाले काम आते हैं, पर इससे पिछले वाले में कंपोनेंट वाले काम नहीं आते। बाकी इस चार्ज का वैल्यू कैसे चेंज कर देगा, क्या कर देगा, बट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस, एंड इन केस रिक्वायर्ड यूज दिस अजम्पशन। अभी नहीं, और भी बहुत सारे जगह हम यूज करेंगे इस अजम्पशन को। ये अजम्पशन तो मानते हैं जनरली जब हमें कुछ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लाना होगा, बट डिनोमिनेटर में हमें अनवांटेड टर्म्स दिख रहे होंगे, तो हम ऐसे वाले कंडीशन अज्यूम करके वी विल ट्राई। जैसे कि मैं दोनों ही केस में बोलूं, चाहे इसके पिछले वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, दोनों में SHM करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी वैल्यू का x के लिए वो SHM कर देंगे, नहीं, ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, बट इन केस दिस x is very small in comparison to d, then it will perform SHM, और उसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे वो भी आपके सामने है। तो ये थे मेरे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SHM and how to calculate the time period. In the next video, I will come up with more types of problems related to center of mass, kinematics, and
and also we will see some very good problems on chart distribution and all that, vector form, all that we will be seeing in the next video.